नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम देखने और समझने वाले हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से जुड़े हुए प्रश्न। ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आयोग के द्वारा पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और आगे भी इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। ये सारे के सारे ऐसे बेसिक प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। और इस पूरे सीरीज में हम जितने भी प्रश्न आपके लिए लेके आने वाले हैं अलग अलग टॉपिक से, अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पूरी कंप्यूटर की तैयारी यहीं पे हो जाएगी। तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से जुड़ा पहला प्रश्न हमारा कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले को तकनीकी में कहा जाता है। देखिए, हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो कैसे कार्य करता है, तो इंस्ट्रक्शंस के बेस पे कार्य करता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस का जो सेट हम बनाते हैं वहां, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं या फिर कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये देखिए, आपने देखा होगा अक्सर प्रोग्रामर्स को इस तरीके से अलग अलग प्रकार के कुछ वो लाइन्स लिखते हैं ना। ये प्रोग्राम बनाते समय वो क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लाइन में लिखते हैं। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है अलग अलग। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो ये सी लैंग्वेज है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया जाता है, इन इंस्ट्रक्शंस के पूरे सेट को एक फाइल में तैयार करते हैं। एक फाइल बनता है इनका और उस फाइल को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम कहते हैं। और इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं और उन प्रोग्राम्स का जो सेट होता है फिर उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन सेट से बनता है प्रोग्राम और प्रोग्राम के सेट से मिलकर बनता है आपका सॉफ्टवेयर। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ था। देखिए, शिक्षा में यानी एजुकेशन फील्ड में आपका जो कंप्यूटर था उसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था? तो 1970 से शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीएडी यानी कैड का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त यानी कि समड अप किया जा सकता है? देखिए, कैड क्या होता है? तो कैड आपको पता होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये क्या होता है? ये आपका एक टेक्निक है कंप्यूटर में जो भी डिजाइनिंग का काम होता है। आपने देखा होगा अगर हमको किसी चीज का डिजाइन करना है, जैसे इंजीनियर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उनका जो भी घर वर का नक्शा है वो किस में तैयार करते हैं? वो कंप्यूटर में तैयार करते हैं। तो अब वो कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके तैयार करते हैं। तो वो जितना भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो टेक्निक यूज होता है वो होता है कैड। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं? मतलब क्या ये एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये रिपीटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे प्रोडक्शन कार्य को, या इन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। मतलब जो कैड सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरे एक्यूरेसी के साथ हो, शुद्धता के साथ हो, उसमें कोई गड़बड़ी मत हो, डिजाइन में टेढ़ा मेढ़ा मत हो जाए। रिपीटेबिलिटी, हम बार बार उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई डिजाइन तैयार किया तो उस डिजाइन को मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बार बार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो, मैंने ये डिजाइन तैयार किया, मैं इसको बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और कहीं भी करना होगा तो इस डिजाइन को कॉपी करके। स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, सीधी सी बात है, हम कोई भी काम करेंगे कंप्यूटर में यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके तो स्पीड बढ़ेगा हमारा और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, हमारा काम भी जल्दी होता है और आसानी से हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारी क्वालिटी हैं किसके? कैड के। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रोबोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, रोबोटिक्स मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, है ना, जो भी हमारे कार्य है वो ऑटोमेशन में होता है। देखिए, रोबोटिक्स का मतलब बस ये आपको नहीं समझना है कि एक रोबोट खड़ा है जिसका दो ठो आंख है, एक ठो मुंह है और पैर हाथ है और वो आपकी सेवा कर रहा है। नहीं, रोबोटिक्स मतलब सिर्फ रोबोट नहीं, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो कि ऑटोमेशन के द्वारा कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो एक फिजिकल रोबोट के तौर पे हो चाहे वो एक सॉफ्टवेयर के तरीके से हो। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? कुकिंग के क्षेत्र में होता है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होता है, टीचिंग में होता है, फार्मिंग में होता है, किस में होता है? तो देखिए, जो रोबोटिक्स का इस्तेमाल है वो तो हर एक क्षेत्र में होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए था, उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर में लिखा भी है उपरोक्त सभी। ठीक, आपको ध्यान रखना है, रोबोटिक्स मतलब कई लोग ये गलती करते हैं कि रोबोट को बस ध्यान में रखते हैं। नहीं, कोई भी काम जो कि ऑटोमेशन के द्वारा हो रहा है, टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, वो आएगा आपके रोबोटिक्स में। ठीक है, जैसे मैं कुकिंग में मतलब बहुत सारे ऐसे रोबोट्स आजकल बन गए जो कि खाना वगैरह बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने देखा होगा, जैसे कार की कंपनी है, वहां पे कार में अपने आप नट बोल्ट लग रहा है, अपने आप कार पेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं? रोबोटिक्स के थ्रू होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? देखिए, जो कंप्यूटर होता है हमको पता है हार्डवेयर होता है, मतलब सीपीयू है, आपका मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है। ठीक है, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब उनको कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं? तो कैसे कंट्रोल करते हैं? तो हमको पता है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको
कंट्रोल करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। ठीक, याद रखिएगा कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला जो प्रोग्राम होता है, अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, और फिर प्रोग्राम्स के सेट को हम क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फॉर्क क्या होता है? देखिए, अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कभी की है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉर्क। ठीक, फॉर्क क्या होता है? ये एक प्रकार का आपका अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के थ्रू होता है। इसका मेन जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि किसी एक प्रोसेस के द्वारा किसी नए प्रोसेस को क्या करना, क्रिएट करना, यानी नया प्रोसेस को क्रिएट करना, यानी नई प्रक्रिया का बनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई प्रक्रिया का बनना। बाकी अगर आप कोई प्रोग्रामर है तो आप ज्यादा इस चीज को समझ पाएंगे। कंप्यूटर विज्ञान में गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। देखिए, गीगो मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग में ही इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। अब देखिए, गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज मतलब होता है कचरा। ठीक है, तो गार्बेज, अब कंप्यूटर में कचरा कैसे होगा, तो हमको पता है कंप्यूटर काम कैसे करता है, डेटा के आधार पर काम करता है। तो अब इसका जो मेन फंडा है वो ये है कि जब हम कोई भी काम करवाते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो वहां पे हम कुछ इनपुट देते हैं। तो जब हम इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद फिर उसका हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो अगर आप सही इनपुट देंगे तो आपको सही आउटपुट मिलेगा, अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे इस वर्ड के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आपने बहुत बार देखा होगा, आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उससे इनपुट गलत दिया। तो वही बोलना चाह रहा है कि गार्बेज अगर आप देंगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, गार्बेज के तरह ही मिलेगा। तो अब ये इसका संबंध किस चीज से है, तो सीधी सीधी हमको पता चल रहा है कि ये शुद्धता को दर्शा रहा है, डेटा की जो एक्यूरेसी है उसको दर्शा रहा है कि आप एक्यूरेट डेटा देंगे तो आप इनपुट देंगे, एक्यूरेट इनपुट देंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी एक्यूरेट मिलेगा, और गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। तो ये शुद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट होता है। मतलब देखिए, कोई फाइल है आपके कंप्यूटर में, आप उस फाइल को डिलीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे या डिलीट बटन दबा करेंगे तो वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता, वो बल्कि एक रिसाइकल बिन में चला जाता है, आपको पता होगा। फिर वहां से आप वापस रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो रिसाइकल बिन में जाए, हम उसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा शिफ्ट के साथ आप डिलीट दबाइए। नॉर्मल डिलीट बटन दबाएंगे तो क्या होता है, वहां पे वो रिसाइकल बिन में चला जाता है फाइल, लेकिन हम नहीं चाहते रिसाइकल बिन में जाए, वो पूरा परमानेंट डिलीट हो जाए। तो शिफ्ट के साथ आपको डिलीट बटन दबाना है, तो वहां पे जो फिर आपका ऑप्शन मिलेगा वो परमानेंट डिलीट करने का मिलेगा। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत है। पहला है कि लिखा है डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट एडिटर खोला हुआ है या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारा कुछ वहां पे टाइप किया हुआ है, मान लीजिए आपने वहां पे कुछ फाइल या कोई लाइन को आपने डिलीट कर दिया, तो आपको पता होगा कि कंट्रोल जेड दबा के, है ना, अंडू करके आप क्या कर सकते हैं, उसको वापस से अंडू करके ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल को सेव कर दिया, वहां पे आपने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक, और फाइल क्लोज करने के बाद आप तुरंत फिर उसको ओपन करेंगे, उसके बाद फिर आप उसको अंडू नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सही है। तो इसका फिर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, गलत एक भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 8085 एक खाली स्थान बिट माइक्रो प्रोसेसर था। देखिए, हमें पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इनके अलग अलग वर्जन बने हुए थे, तो इसी में से आपका एक माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 8085। तो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था, ये कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बीट का था, 8 बीट का, 16 बीट का या 32 बीट का? तो याद रखिएगा ये 8 बीट का प्रोसेसर था। ठीक है। IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर को कहा जाता है। देखिए, किसको कहा जाता है, इनियाक को कहा जाता है, मार्क 1 को कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन या यूनिवैक 1? देखिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मार्क 1 है, IBM के द्वारा ये बनाया गया था ये कंप्यूटर आपका, तो मार्क 1 इसका नाम था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही ASCC भी कहते हैं, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कहा जाता है इसे। ठीक, याद रखिएगा किसको कहते हैं, तो मार्क 1 को कहते हैं।
अगला है कि फाइल या अन्य फोल्डर स्टोर करने के लिए खाली स्थान एक कंटेनर है। देखिए आपने बहुत सारा फाइल बनाया, अब आपको उसको रखना है, कैसे रखते हो आपको पता है, फोल्डर में रखते हैं, ठीक है ना। हम एक फोल्डर बना लेते, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना, सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, बहुत सारा आपके पास गाना है, सॉन्ग है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और उसमें आप उसको रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, फोल्डर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, फोल्डर बोलते हैं। देखिए इस तरीके का आपने देखा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज आईसी मेड फॉर, ठीक है, आईसी आपने सुना होगा ये वर्ड, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। ये सारे किससे बने होते हैं हुए पूछ रहा है, सिल्वर से बनते हैं, प्लेटिनम से बनते हैं, गोल्ड से या सिलिकॉन से। तो देखिए सिलिकॉन से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा चिप होता है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, सबसे इसका फेमस जो एग्जांपल है वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो इस किसका बना होता है, ये तो सिलिकॉन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था। देखिए आपको पता है कि शुरू में जो कंप्यूटर बनते थे वो सिर्फ एक ही काम कर पाते थे एक बार में, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक बार में मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर में सॉन्ग भी चला दिया, उसी टाइम आप गेम भी खेल रहे हैं, उसी टाइम आपने कोई और भी काम वहाँ पे मान लीजिए एडिटिंग का काम वहाँ पे आपने लगा के रखा है, तो सारे काम एक साथ होते हैं। तो ये कौन से जनरेशन से शुरू हुआ था ये मल्टी प्रोग्रामिंग का काम, तो याद रखिएगा तृतीय जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन से। निर्देशों को समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है को कहा जाता है, ठीक है, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ा निर्देश यानी क्या, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वो पहला प्रश्न को यहाँ पे घुमा फिरा के दे दिया है। गीगा टेप्स, ठीक है, गीगा टेप्स निम्न से संबंधित है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या होता है देखिए गीगा टेप्स, सुपर कंप्यूटर्स का जो स्पीड होता है उसको मापने का एक यूनिट है। क्या है, सुपर कंप्यूटर्स को माप मेजर करने का हमारा क्या है, ये एक यूनिट है, गीगा टिप्स में मापा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मेगा हर्ट्ज वगैरह आपने सुना होगा, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, उसी तरीके से गीगा टिप्स में सुपर कंप्यूटर को मेजर करते हैं उसके स्पीड को। तो व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड, मतलब भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो आपको पता होगा परम, है ना, लेकिन परम 8000 याद रखिएगा, परम 8000 इसका नाम था, परम 8000। कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है, देखिए जो कंप्यूटर है उसका आजकल इस्तेमाल हो रहा है हर एक बिजनेस में, क्यों होता है, शुद्धता की वजह से होता है, मतलब एक्यूरेट होता है उसका जो भी कार्य वहां पे किया जाता है। जैसे कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं तो क्या वो एकदम एक्यूरेट रहेगा। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब हर किसी को कंप्यूटर चलाने आता है ना, बहुत लोकप्रिय है। गति, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, या ये सभी, है ना, ये सारे के सारे कंप्यूटर के क्या हैं, क्वालिटीज हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर को बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी और फोल्डर में से नेविगेट करने, अंतर वस्तु का विवरण देखने और विशिष्ट दस्तावेजों के लिए प्रमुख शब्दों पर आधारित खोज करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये बोल रहा है कि जो भी आपकी लाइब्रेरी है यानी कि जो भी आपके फाइल्स फोल्डर्स वगैरह है उनको आपको देखना है, उनको आपको कुछ भी उस फाइल को ओपन करना है, डिलीट करना है, कोई भी आपको काम करना है उस फाइल फोल्डर से रिलेटेड, तो उसको आप ब्राउज करते हैं। उसको ब्राउज आप कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, दस्तावेज विंडो, दस्तावेज विंडो यानी डॉक्यूमेंट विंडो, मतलब आपने कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो विंडो क्या वहां से आप करते हैं, क्या डेस्कटॉप से आप करते हैं क्या, फोल्डर्स को नेविगेट। कार्यपट्टी यानी टास्क बार, नीचे जो टास्क बार इस तरीके से ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो नीचे आता है ये इसको टास्क बार बोलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, तो जो जैसे माई कंप्यूटर आप ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो वो जो विंडो आपके सामने खुलता है उसको बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए विंडोज एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सब आपका फाइल फोल्डर वगैरह यहाँ पे आपको दिखता है, आप किसी भी फाइल फोल्डर को यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंकिंग या रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है। देखिए बैंकिंग सेक्टर या रेलवे सेक्टर, ये जो आपके फील्ड होते हैं ये ऐसे फील्ड हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फैले हुए होते हैं। मतलब जैसे बैंक हो गया, तो बैंक का काम क्या है, एक जगह सिर्फ बैठ के छोटा मोटा काम करना तो नहीं है, ये हो सकता है पूरे देश भर में फैला हो, इनका पूरा नेटवर्क होता है, या पूरे विदेश में भी फैला हुआ है ना, पूरी दुनिया में फैला हो। तो एक जगह का डेटा दूसरे जगह के डेटा के साथ वहाँ पे रिलेट होना चाहिए, वहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर्स के बीच में, कि यहाँ का डेटा वहाँ का डेटा आपस में आदान प्रदान हो, है ना। यहाँ से आपने पैसा भेजा तो आपके अकाउंट से कट जाए, आपने अमेरिका में पैसा भेजा है तो जिसके अकाउंट में भेजा उसके अकाउंट में उतने पैसे ऐड हो जाए, आपके अकाउंट से कट जाए। तो ये सारा का जो काम होता है कैसे होता है, नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क होना चाहिए हर एक कंप्यूटर के बीच में, और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है और यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे होस्ट भी बना सकते हैं, मतलब एक बहुत ही पावरफुल सीपीयू की तरह आप समझ सकते हैं इसको, जहाँ पे हाई स्टोरेज और हाई स्पीड है। और फिर जितने भी वहाँ पे आपके काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, आप इन सबको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से होस्ट बना के दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ मान लीजिए ये कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो डेटा है ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इसी डेटा को ये दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक कनेक्शन बन जाता है। अब एक ऑफिस है तो वहां पे आपका बड़ा सा एक पूरा कंप्यूटर हो गया और सारे कंप्यूटर्स क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए इस तरीके से, तो सब एक दूसरे के डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर एमसीक्यूज की पूरी सीरीज में हम इस तरीके से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग अलग प्रश्न लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।